प्रायोरिटाइज करना है, किन मुद्दों को असेंबली के अंदर रेज करना है, किस तरीके से क्या क्या चीजें सामने रखनी है, तो सारी चीजें शायद सुनील शर्मा उनमें काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए सुनील शर्मा पर बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी ने ये जो है भरोसा किया है। इमरान, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑपोजिशन में बैठने का, तो क्या कुछ लगता है किस ऊर्जा के साथ वो निकलकर सामने आएंगे, किस एनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सत्र में बैठेगी और किस तरीके से ऑपोजिशन का रोल प्ले करती नजर आएगी? बिल्कुल, बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, जिनके पास 29 एमएलए थे, चूंकि दविंदर सिंह राणा के डेथ के बाद अब चूंकि 28 एमएलए हैं पार्टी के पास, और ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। जब आपके पास एक लिमिटेड एमएलए होते हैं, 90 एमएलए में आपके पास 28 है, रूलिंग पार्टी के पास नो डाउट एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के पास खुद के 28 मेंबर्स इसमें हो, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को एक अच्छा मौका है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करने का भी, और पार्टी में ऐसे लीडर्स भी हैं जो बहुत अच्छी तरह से अपोजिशन में रह के असेंबली के अंदर, इस सेशन के अंदर, ये जो 4-5 दिन का जो सेशन है, इसमें अपनी बात रख सकते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो कल श्रीनगर की लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, और इस पे सारी नजरें होंगी। एक तरफ से उमर की इलेक्टेड जो सरकार है कि जिन्होंने पहले से ही स्टेटहुड रेजोल्यूशन कैबिनेट के अंदर पास किया है, और दूसरा जिस तरीके से उस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद मुसलसल उन पे तनकीद की गई, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो इंजीनियरशिप की एआईपी हो, जिन्होंने इस पे उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया या क्रिटिसिज्म उन पे किया गया कि शायद वो आर्टिकल 370, 35 एक रेजोल्यूशन चाहते थे। हालांकि उस पर जवाब भी दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन डिस्पाइट दैट अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या कुछ कौन सी रेजोल्यूशन पास की जाएगी और कौन मुमकिन है पास होना, और बीजेपी किन पर स्ट्रांगली अपोज करेगी, वो भी देखने लायक है। तो इन सारी चीजों को कुल मिला के हम नटशल में ऐसे देखते हैं कि जो कल सेशन श्रीनगर के अंदर शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये इंतहाई दिलचस्प होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सारी नजरें इस पे है, तमाम एमएलए होंगे, अपोजिशन बीजेपी खासकर 28 एमएलए सामने होंगे, तो इस पे सारी नजरें होंगी और इंटरेस्टिंग होगा। जी ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इमरान नाइक को यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि सुनील शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जो है वो बन चुके हैं, और उन्हें कश्मीर घाटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नेता है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज कश्मीर डिवीजन से रह चुके हैं, जिसकी वजह से अब एक नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधानसभा सत्र में कल बैठेगी और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर काम भी करती नजर आएगी। इसी बीच अगली खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीतते ही भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के अंदर नई नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने सच शर्मा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी पत्र में साफ तौर से कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सच शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं पर रविंद्र रैना को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है। बता दें कि सच शर्मा को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी सच शर्मा को प्राप्त हुई है। अब वो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने वाले हैं, और वहीं पर जो पूर्व अध्यक्ष है रविंद्र रैना, उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। रविंद्र रैना को यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य जो है वो बनाया गया है, यानी कि, और ये पत्र आपके सामने है, इसमें साफ तौर से कहा गया है कि जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा जो है, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी है केंद्र सरकार में, उनके द्वारा ये बड़ा फेरबदल किया गया है, और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं नियुक्तियां अब भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। अभी अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसके बाद की बड़े फेरबदल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा, कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी में बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इन सभी चीजों को? हाँ शिपुन, बिल्कुल ये तो तय ही था, क्योंकि लंबे समय से रविंद्र रैना बतौर अध्यक्ष प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे थे, और रिसेंटली 2024 के विधानसभा चुनावों में उनकी हार भी हुई है और उनका बदला जाना तय था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो जगत प्रताप नड्डा हैं, जेपी नड्डा को भी बदला जाना है, उनकी भी रिप्लेसमेंट होनी है। तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष को बदला है और सत शर्मा को ये जिम्मेदारी दी है। सत शर्मा का पहले भी अनुभव रहा है, वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और 2024 में वेस्ट जो असेंबली सीट थी उसके दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनसे कहा था कि आप ये सीट छोड़ दीजिए और आपको कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी और पार्टी ने अपने दायित्व का निर्वाह किया है। जो कमिटमेंट की थी सत शर्मा से, वो कमिटमेंट को फुलफिल किया है। और विनोद जी, अब जिस तरीके से बड़े फेरबदल हुए हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक न्यू एनर्जी के साथ कम बैक करेगी जम्मू कश्मीर में? शिपन, फेरबदल तो रूटीन में है, ये फेरबदल होना ही था, लेकिन ये है कि चैलेंज बड़े ज़्यादा हैं क्योंकि अब पीक पर है, टॉप पर पार्टी चढ़ चुकी है, 29 सीटें ली हैं। जिस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी 1,26,000 वोट ज़्यादा लिए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब और चैलेंज बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि उन्होंने पीर पंचाल और कश्मीर में अपनी पकड़ बना ली है। अब उनका लक्ष्य यह रहेगा कि जम्मू में जो हिंदू बहुल एरियाज़ हैं, हिंदू बहुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें कैसे अपने को आपको पेनिट्रेट किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा लाजमी हो जाएगा कि आप अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं, 29 सीटों को आप कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। विनोद जी, काफी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की, बड़े स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर में पहुंचे, प्रचार प्रसार करने के लिए मेहनत की गई, लेकिन एट द एंड नतीजे इस तरीके के आए, कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी। हालांकि 29 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई और वोट शेयर काफी ज्यादा बड़ा है, जम्मू की सभी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। तो क्या कुछ लगता है ये जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बड़ा है और जम्मू में लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है, ये कहीं ना कहीं मॉरल बूस्टर के तौर पर काम कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? डेफिनेटली, लेकिन अगर सरकार में आते तो कुछ परिस्थितियां कुछ और होती। बिल्कुल। 2014 के 56 चुनाव हुए थे, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, उससे कार्यकर्ताओं का और मोरल बढ़ा था, मॉरल बूस्ट हुआ था। लेकिन 2024 के चुनाव में पोल परसेंटेज बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का और सीटें भी बढ़ी, यानी 29 सीटें हो गई, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं बन सके। इसलिए कहीं ना कहीं उनको मलाल है और ये एक चैलेंज रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो मोरल बूस्ट हुआ था 2024 के चुनावों में, वो बरकरार, कार्यकर्ताओं को बरकरार कैसे रखा जाए, उनका मोरल टूटे ना, इसको लेकर के काम करने की जरूरत है। वो लगातार काम कर भी रहे हैं। 2024 में असेंबली इलेक्शंस हुए, अब 2029 में असेंबली इलेक्शंस होंगे, तो क्या लगता है कि अब क्योंकि अभी से नतीजे सामने आए हैं और बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं, तो 2029 की जो असेंबली इलेक्शंस होने वाली है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? विनोद जी, शिपन, उनसे पहले कुछ ट्रायल मैचेस हैं जिसको सियासत में कहा जाता है। अभी आपके पास ट्रायल मैचेस सबसे बड़ा ये कि अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में आपको अपनी जो कर्तव्य है, अपना जो अपने परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करना है। अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जम्मू नगर निगम है और बहुत सारे, उसके बाद आपको पंचायत के इलेक्शन में बीडीसी और डीडीसी, 2025 में डीडीसी के चुनाव है, वो भी देखने हैं। यानी 2029 से पहले बहुत सारे इलेक्शंस हैं और हो सकता है 2026 में एक बार फिर से डिलिमिटेशन हो, उसमें हो सकता है कि कुछ सीटें और भी बढ़ जाएं और परिस्थितियां थोड़ी बदल जाएं, लेकिन चैलेंज है। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑपोजिशन में बैठने का, अब क्योंकि एक बार फिर से ऑपोजिशन में बैठी है, क्या कुछ लगता है किन मुद्दों को लेकर वो विधानसभा सत्र में बैठेंगे? क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा को चुना गया है और उन्हें कश्मीर घाटी की अच्छी खासी यहाँ पर एक्सपीरियंस से इंचार्ज भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ लगता है कि कश्मीर में जिस तरीके से प्रत्याशी तो खड़े किए गए, कैंडिडेट्स खड़े किए गए, लेकिन वोट्स बिल्कुल भी प्राप्त भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुए, तो क्या कुछ लगता है ये उस तरीके का मूव हो सकता है कि क्योंकि सुनील शर्मा को काफी ज्यादा नॉलेज कश्मीर घाटी की है, उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया है, कहीं ना कहीं अपना विस्तार बढ़ाने के लिए कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाया? देखिए, 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही थी कि कश्मीर में उनका विस्तार हो रहा है, लेकिन सीट एक भी नहीं निकाल पाए हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
विधानसभा के अंदर जो विपक्ष की भूमिका, यानी भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभाएगी, उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि कोई भी प्रस्ताव 370 और 35A के विपरीत आता है, या फिर 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव किया था उसके अगेंस्ट कोई भी प्रस्ताव आता है, उसका विरोध टूथ एंड नेल से कैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, ये रहेगा। दूसरा, कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए कि हाउस के अंदर ये कहा जाए कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाए, वो भी संभव नहीं होगा, उसका भी डट करके मुकाबला करेंगे। अलगाववाद ना पनपे, इस पर भी वो उनका जोर रहेगा। तो जो राष्ट्रहित की चीजें होंगी उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बेसिक नैतिक बन जाता है आधार कि वो उसको डिफेंड करेगी कि कोई भी ऐसा मूव ना चले जो राष्ट्रहित में ना हो। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर हमें समझाने की कोशिश उनके द्वारा की गई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं कई साल बाद, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ पर सुनील शर्मा को चुना गया है और सत शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच अगली खबर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद सत शर्मा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सत शर्मा ने उन पर भरोसा जताने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और जो कमियां उनके पिछले कार्यकाल में रही हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी देखते हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर पार्टी के हमारे सभी सीनियर लीडर्स का, जिनके माध्यम से ये पदभार जो है मुझे सौंपा गया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में एक इतिहास रचा है। कश्मीर में भी पहली बार भारी मात्रा में वोट लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बता दिया कि हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं। पहली बार इतिहास में 29 सीटों का जीतना, और आज जो इतिहास रचा गया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस जो 29 सीटें हैं, 26% मत है, उसके लिए भी मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा समय दिया और जिनके चलते ये सब हम लोग सफल हो सके। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पुनः केंद्रीय नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी का नेतृत्व जो है करने का मौका मिला है जम्मू कश्मीर का। उनका एक्सपीरियंस, उनकी सपोर्ट मुझे हमेशा मिलती रहेगी ऐसे लोगों के साथ, और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, हर जगह पर मेरा जाना हुआ है, हर कार्यकर्ता से मेरा मिलना हुआ है। जो कुछ कमियां रही होंगी पिछले समय में, मेरे अपने पिछले समय में, मैं उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है, ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में भी इतिहास रचा है, आगामी आने वाले समय में भी कैसा मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की जनता के माध्यम से इन ऊंचाइयों को अगर हम लोग छू सके तो मेरे यही। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र का कल से शुभारंभ होगा। उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद स्पीकर और साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सचिवालय में इस ऐतिहासिक सत्र की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स में ये विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जिसकी यहाँ पर तैयारियां जो है उनको मुकम्मल किया जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये शुरू होगा और तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं भी देखने को मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में बैठी है और किस तरीके से समीकरण बनेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस विधानसभा सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी और उसके बाद स्पीकर का चयन होगा और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का चयन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमारे साथ इमरान नाइको एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से इस खबर पर अपडेट करने के लिए। इमरान, बताइएगा, कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। पहले स्टेट का विधानसभा सत्र हुआ करता था, इस बार यूनियन टेरिटरी का है। किस तरीके से डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने खुद ही कहा कि ये पहला असेंबली का सेशन होगा जो यूटी के अंदर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त यूटी में है और इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगा। एक तो ये कि ये यूटी में है
और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबे अरसे के बाद, एक काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे इलेक्शंस भी हुए, गवर्नमेंट भी बनी और अब असेंबली में एक बहार लौट आई है। और यहाँ कल श्रीनगर के अंदर लेजिस्लेटिव जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सेशन शुरू हो रहा है। और इस हवाले से आज ही श्रीनगर में गहमा गहमी सियासी शुरू हुई है, जैसे कि आज शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग है। बीजेपी ने आज अपना लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर मुंतखब किया है, सुनील शर्मा। और ये जो कल सेशन है, जिस तरह आपने भी कहा कि मनोज सिन्हा जो है इसकी ओपनिंग करेंगे, यानी कि रिमार्क्स उन्हीं के होंगे। उसके बाद यहाँ लीडर ऑफ स्पीकर को चुनना होगा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और बहस भी देखने को मिलेगी। और ये 8 नवंबर तक जो सेशन चलेगा, तो इस पे काफ़ी सारी चीज़ें जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कैबिनेट में स्टेट फुट पे अपना रेजोल्यूशन पास किया और उसके बाद जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से उस पर तनकीद भी हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मैनिफेस्टो की उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो आर्टिकल 370 35A है, जिस तरह उन्होंने असेंबली इलेक्शन में भी लोगों के सामने वादे किए। लेकिन उस पर भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने वाला होगा कि किस तरीके से बहस और मुबाहिसे होंगे। खासकर बीजेपी जो 29 MLAs पहले चुके, अब 28 उनके पास है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ सामने आएगी, या PDP के पास भी 3 लोग हैं। तो कुल मिला के बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस गवर्नमेंट के लिए उमर अब्दुल्ला की सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा जाएगा इस असेंबली के अंदर। जिस तरीके से आपने कहा कि जहां पर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, दूसरी तरफ 29 कैंडिडेट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी काफी स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर सामने आई है। क्या कुछ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एज एन ऑपोजिशन क्या कुछ रोल देखने को मिलेगा? किन मुद्दों को लेकर गवर्नमेंट के सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती नजर आ सकती है? किस तरीके से विरोध भारतीय जनता पार्टी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके सामने किस तरीके से देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, ये बीजेपी के पास जैसे आपने कहा कि 29 MLAs हैं, हालांकि देवेंद्र सिंह राणा के मौत के बाद अब चूंकि 28 MLAs उनके पास है, दैट मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है बीजेपी की। और ये स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एक किसी भी डेमोक्रेटिक, किसी भी जमहूरी मुल्क में इनका एक अहम रोल होता है। और डेमोक्रेसी की ब्यूटी भी यही है, इसकी एसेंस भी यही है और इसकी खासियत भी यही होती है, जिस डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो और उसमें जो मुद्दे रेज किए जाते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इसीलिए जो जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी सारे वादे आवाम के सामने रखे हैं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के दौरान रखे थे, लेकिन अब देखना है कि वो वादे किस हद तक पूरे किए जाएंगे, कौन सी रेजोल्यूशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस लाती है और उन पे किस तरीके से डट के बीजेपी की जो अपोजिशन लीडरशिप है या बीजेपी की जो अपोजिशन एज पार्टी जो है वो उसको किस तरीके से काउंटर करती है और किन मुद्दों को लेके वो हंगामा असेंबली के अंदर करती है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कल से शुरू होंगी और जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प है और जिस पे सारी नजरें रहेंगी और किस तरीके का ये किस तरह से ये सेशन चलेगा। और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 35A, मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बहस उस वक्त शुरू होगी जब शायद ये जो आर्टिकल 370 35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई इकदाम थ्रू असेंबली शुरू करेगी और बीजेपी जो स्ट्रांग अपोजिशन के साथ सामने है वो इसका विरोध कैसे करेगी, वो देखने लायक बात वाली होगा। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से अपडेट करे थे। कल विधानसभा सत्र जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है, जिस तरीके से इमरान ने भी कहा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पहले स्टेट का विधानसभा सत्र होता था, इस बार ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यूटी की देखने को मिलेगी। अब किस तरीके से सभी चीज़ें होंगी उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। कल ये विधानसभा सत्र जो है वो श्रीनगर के लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स में होने वाला है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी वो भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।